बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि ठीक होगे। और हम लोग, मैं एक बात बोलना भूल गया था आपको कि हम लोग वीक में एक दिन, कोई वन डे हम लोग पॉज करेंगे, मतलब कि उस दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली दैट मे बी मंडे या ट्यूसडे, है ना। जैसे इस बार ट्यूसडे को मैंने किया, और एक दिन डीपीपी का सॉल्यूशन या आपके डाउट्स का सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। चलो, तो अब क्या है कि आज की जो पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर है, जिसका नाम देखो लिखा है मैंने बोर्ड के ऊपर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो एक बात समझो, ये ऐसा हम लोग इसको लेके क्यों आए। देखो, सबसे पहले जब मैं तुम्हें बताया कि जब कोई चार्ज होता है तो अपने सराउंडिंग में फील्ड को फैलाता है, लेकिन उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है। और उसके बाद जब से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल पढ़ना शुरू किए तो एक टर्म क्या आ गया, पोटेंशियल। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, तुम लोग वीडियो को ना, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ध्यान से देखते नहीं हो। मैंने शुरू में आपको सीक्वेंस बताया है कि मैं रेसनिक हैलिडे के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, और आप पता नहीं कौन सा बुक कैसे कैसे देख रहे हो। मैंने शुरू से बोल रखा है कि पहले हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर हम लोग कूलम फोर्स, फिर फील्ड के बाद हम लोग गॉस लॉ, मतलब फ्लक्स वगैरह, फ्लक्स के बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद पोटेंशियल, और लास्ट में आएगा डाइपोल। तो आप तो मेरी बात को, कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनते हो नहीं, रोज मैसेज करके कभी पूछते हो ये कब वो कब। अरे यार, सीक्वेंस सुन लो ना एक बार। तो वो हर बुक में अलग अलग होता है। जैसे एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अनिवार्य, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बोर्ड्स के लिए, लेकिन उसकी जो थ्योरी लिखने की जो आदत है वो एकदम आगे पीछे, वो सीक्वेंस जो है उससे बेहतर सीक्वेंस रेसनिक हैलिडे में है, ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, मेरे को भी तो पता है ना भाई कि इलेक्ट्रिक डायपोल पहले आना है कि बाद में आना है। पहले हम लोग फील्ड पढ़ लेंगे, फील्ड के बाद हम लोग भी क्या कहते हैं, एनर्जी पढ़ रहे हैं, बीच में गॉस लॉ आया, एनर्जी के बाद पोटेंशियल पढ़ रहे हैं अभी, पोटेंशियल के बाद देखो उन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा, और तब डायपोल को अलग से डिस्कस करेंगे कि उसका फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, फिर वो उसका मोशन कैसा होता है। तो भाई सीक्वेंस मेरे पे छोड़ो ना, सीक्वेंस मैं देख रहा हूं, तुम देखो, या तो वीडियो को ध्यान से सुनो। तुमको अगर क्वेरी करना है, दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे वीडियो को केयरफुली सुना भी करो कि कब मैंने क्या बोला है, तो वो तो आपको सुनना है, नहीं है कि नहीं। और वीडियो देखने का स्पीड थोड़ा बढ़ाओ यार, एकदम आराम से देखते रहते हो, एकदम गलत है यार। थोड़ा सा हाँ, तुम अपने आप को, शुरू से मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 2000 के करीब बच्चे जो हैं वो सजग हैं, वो करीब 1 से 2 दिन के अंदर वीडियोस को देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद वाले पता नहीं कितने वीडियो पीछे हैं। मैं देखता हूं कि हालांकि सारे वीडियोस का व्यू बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसका इसी से पता लगता है कि कौन कितना पीछे है। तो आप ना थोड़ा अपने आप को अपडेट कर लो, समझ गए ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो इसलिए तो कोई भी क्वेश्चन पूछो, कुछ भी करो, तो वीडियोस को भी ध्यान से सुन लो, समझ गए ना, सुना करो कि कब मैंने क्या बोला है। चलो अब देखते हैं यहां पे। अब मान लो कि हमने क्या पढ़ा कि चार्ज है, चार्ज के सराउंडिंग में क्या है, फील्ड है, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आया, टेस्ट चार्ज, उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स। ओके, अच्छा, फोर्स लगने के अलावे उसके ऊपर वो क्या फील किया, फोर्स। अब देखो, फिर हमने एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाया कि उसके फील्ड में अगर कोई मूव करेगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वर्क होगा। और वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो उस चार्ज के अंदर, उस सिस्टम में वर्क जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तभी तो टर्म निकल के आया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर एनर्जी से हमने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बात समझो, अगर फील्ड नहीं होता, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर फील्ड नहीं होता तो फोर्स नहीं होता, फोर्स नहीं होता तो वर्क नहीं होता, वर्क नहीं होती
तो एनर्जी भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये समझना है अपने को कि फील्ड अल्टीमेटली एनर्जी, फील्ड की वजह से ही एनर्जी है और एनर्जी की वजह से पोटेंशियल है। तो कहीं ना कहीं फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात समझ रहे हो ना? अब वही चीज देखना है अपने को, समझना है। फिजिक्स ऐसी चीज नहीं है कि कोई रटा दे आपको, सीधा बोल देगा अच्छा ये रिलेशन देखो। आप चीजों को ना महसूस करो कि ऐसा हुआ क्यों एकाएक हमने हेडिंग डाल दिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझने का है, ये ऐसा नहीं है। आप अगर नॉर्मल लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं या बुक्स में देखोगे अपना ऐसे ही लिख दिया, रिलेशन लिख दिया बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए। लॉजिक सोचो क्या हुआ, फिर से देखते हैं। चार्ज का सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट होने पे वर्क है, वर्क है तो एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो पोटेंशियल है। तो देखो आखिर फील्ड से पोटेंशियल तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? तो अल्टीमेटली जब ये, इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच, ये तो लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ फील्ड इज रिलेटेड विथ पोटेंशियल, बट अब मेरे को एक्सप्लेन ये करना है कि ये रिलेशन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब दिस इज लॉजिकल relation between electric field and electric potential, but we have to relate them by mathematical equation, और आज हम लोग वो करने जा रहे हैं। और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली। लेकिन इसको पढ़ने से पहले पोटेंशियल वाले, पोटेंशियल एनर्जी वाले सारे वीडियोस को जिस तरीके से वो आपका सीक्वेंस में है, उस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इसका, इस टॉपिक को। तो आपको समझ में आया ना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैंने पूरा इस टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन भी दिया उस तरीके से। तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, ओके ठीक। तो दोस्तों अब हम लोग इस रिलेशन को डेवलप करते हैं। तो मान लो कि आपका ये कोई चार्ज्ड सिस्टम है, मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया है इसलिए क्योंकि अगर मैं कोई स्पेसिफिक चार्ज बना दूं, पॉइंट चार्ज, या प्लेन शीट बना दूं, या इनफाइनाइट रॉड बना दूं, तो दैट विल कंफ्यूज यू कि आप उसके लिए वैलिड हो जाएगा। चीजें जनरल रहे इसलिए मैंने कोई क्लियर डायग्राम बनाने के बजाय इस तरीके से चार्ज सिस्टम आपके सामने बना दिया। अब ये चार्ज सिस्टम है तो मान लो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस भी होंगी, ठीक है ना? ऐसे ही मैंने रैंडमली बना दिया। आप ये अभी स्पेसिफाई मत करना कि ये फील्ड कौन सा है, कैसा फील्ड है, बस ये मान लो कि ये EFLS है, ओके। चलो अब सोचो कि अगर मैं यहां पे, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे, ठीक है ना, किसी चार्ज पार्टिकल को एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, ये इनिशियल है, दिस इज फाइनल, मैं डिस्प्लेस करवाऊं, है ना? इनिशियल टू कहां ले जाऊं मैं इसे? फाइनल तक। अगर मैं इसे डिस्प्लेस करवाऊं तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स विल डू वर्क। तो कितना वर्क करेगा भाई? तो हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट, याद करो बच्चों, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग बच्चों जानते हैं। तो एज वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने पहले ये बात देख रखा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट स्लोली हो विथ जीरो एक्सेलरेशन तो एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन है, इंटरनल बोले तो इलेक्ट्रिक, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, साइन में अपोजिट। और जहां WEXT लिखा हुआ है बच्चों, आप याद करो मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस चार्ज को आप डिस्प्लेस करवा रहे हो, लेट अस अज्यूम कि आप चार्ज जो ले जा रहे हो वो चार्ज कौन सा है? Q, एंड WEXT की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? Q VF माइनस VI। क्या आप इसे याद कर पा रहे हैं? आपको मैंने बता रखा है कि एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है, जिस चार्ज को डिस्प्लेस करवा रहे हो, दैट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस,
और ये डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। अब इधर आ जाओ, ये माइनस साइन रह गया फॉर्मूला वाला। अब एक बात समझो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है आपका, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग तो पहले से जानते हैं कि किसी भी फोर्स का वर्क निकालना होता है तो उस फोर्स को छोटे से डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर पहले छोटा सा वर्क डन निकाल लेंगे दैट इज डी डब्ल्यू। ध्यान से समझो, ये मैकेनिक्स से हम लोग जानते हैं कि डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो बच्चों, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। और टोटल वर्क चाहिए तो एफ डॉट डी आर का क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। ये वर्क का फॉर्मूला होता है। तो अब अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क को निकालना है तो बहुत सिंपल है, आप ये इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, फोर्स के जगह लिखो एफ ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या कोई दिक्कत है बच्चों? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं खुद ही समझ लिया कि आपको दिक्कत नहीं है, और आपको अगर दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए, इतना क्रिस्टल क्लियर मैं बता रहा हूं आपको। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे वी एफ माइनस वी आई माइनस, अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर हम लोग अपना सारा बैकअप तैयार करके रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हमने आपको बताया है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको भी वहां पुट करो और देखो हम लोग फाइनली हम लोग बस पहुंचने वाले हैं रिलेशन पे। तो क्यू ई डॉट डी आर, बोलो दोस्तों। अब ये क्यू तो कांस्टेंट, चार्ज तो कांस्टेंट होगा, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। तो देखो क्या आ गया, Q इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और यहां भी Q बाहर आ गया तो E डॉट डी आर, और बहुत आसानी से इस Q और इस Q को कैंसिल कर दो, है ना। देखो अभी तक हमने एकदम जनरल तरीके से चीजों को लिखा है, ये आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना। ये चार्ज सिस्टम है और ये मैंने ऐसे ही साइड में लिखा है आपके समझने के लिए। अब Q और Q जब कैंसिल हो गया तो व्हाट यू विल गेट, तुम ये पा रहे हो कि अगर कोई E से F तक गया तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। मतलब समझो, मेरी बात को समझो कि अगर कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनना, अगर कोई पार्टिकल, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को तुम I से F तक लेके गए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, VF माइनस VI फाइनल। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, I से F तक जाने के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट करके इंटीग्रेट कर लेना है, जहां dr छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हमने जो हेडिंग दिया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इस बात को जस्टिफाई तो ये फॉर्मूला कर रहा है कि इस फील्ड में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे रिलेटेड है। अब इसमें कई सारे केसेस मैं बना के आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस बात को समझो कि जो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है। क्या करना अपने को, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इसके में ये रिलेशन है। कभी कभी इसी रिलेशन को आप अगर माइनस इधर दे दोगे तो वो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल माइनस फाइनल। समझ में आ रही है बात। ये फॉर्मूला, ये नेगेटिव कहां से आ रहा है वो भी आपको मैंने बता रखा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, हर एक लेक्चर जो सीक्वेंस में है वो सब कनेक्टेड है, आपको ना हर एक लेक्चर को ध्यान से देखना होगा। तो देखो VF माइनस VI ये चेंज हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर। अब इस पे हम लोग बहुत सारी बातें अभी करेंगे, इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल है, कैसे कैसे फील्ड में, ये ढेर सारा चीजों का हम लोग अब यहां से रास्ता खुल गया है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। तो दोस्तों जो हमारा फॉर्मूला अभी तक निकल के आया, क्या निकल गया बच्चों, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच हम लोग चलेंगे
तो देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस है वो इस रिलेशन से दिया जाएगा। अब सोचते हैं कि यहां पे क्या क्या कंडीशन बन सकता है। तो जैसे देखो, डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा वी को लिख सकता हूं मैं डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब मैं लिखना शुरू करता हूं, तो मान लो डेल्टा वी हो गया वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब जरा सोचो कि यहां पे कुछ कंडीशंस बनाते हैं हम लोग, है ना, हम लोग कुछ कंडीशंस देखते हैं। सपोज मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज यूनिफॉर्म, मतलब अगर जिस स्पेस में तुम चल रहे हो मान लो वहां की फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो अगर ये यूनिफॉर्म होगी तो ई बाहर आ जाएगा बच्चों, तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू ई आउटसाइड आ गया, तो अंदर क्या बच गया, डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर आया समझ में आया आप लोग को, इसलिए बाहर आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म है तो वो आउटसाइड आ गया। अब देखो डी आर, व्हाट इज डी आर, डी आर इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे जो डी आर है वो क्या है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। या यूं बोलो कि जब तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, आप याद करो मैकेनिक्स, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सीधी सी बात है, अगर आप यहां लिमिट पुट कर दो, आर का इंटीग्रेशन जो है, डी आर का इंटीग्रेशन आर आई टू आर एफ, आर आई टू आर एफ का मतलब समझ में आ रही है बात, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल। तो देखो क्या आ गया, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट, और डी आर के जगह आर लिख देंगे, लोअर लिमिट वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, आर आई, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आर एफ। तो देखो फाइनली व्हाट यू विल गेट, वी एफ माइनस वी आई, ओके, और ये एक बार आर एफ रख दो, माइनस ई आर एफ माइनस आर आई, है ना बच्चों। जहां आर है वहां एक बार हमने रख दिया फाइनल पोजीशन आर एफ, और आर के जगह हमने फिर क्या रख दिया, आर आई, यानी इनिशियल पोजीशन। तो बहुत आसानी से ये निकल के आ गया, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला निकल के आया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगाओगे वो कब लगाओगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये बाहर नहीं आ पाएगा, उस केस में आपको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नॉर्मली देखा गया है, जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में फील्ड आपका ना यूनिफॉर्म दिया हुआ रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड के प्रेजेंस में आप एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो दो पॉइंट्स के बीच में, तो उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। ओके, अब इस पे हम लोग ढेर सारा चीज, अभी ढेर सारे कंडीशंस को सॉल्व करेंगे जो आप देखेंगे। फिर आगे मैं लिख देता हूं, मान लो ये हो गया वी एफ माइनस वी आई, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव, और यहां देखो क्या हुआ, ई डॉट डी आर, तो तुम तो जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट, ई डी आर इंटू कॉस थीटा। अब देखो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं ए डॉट बी जो होता है, वेक्टर्स में हम लोग इस बात को जानते हैं, और जिन्हें सीधी सी बात है, देखो जिनको बेसिक मैथमेटिक्स या वेक्टर्स में कोई दिक्कत होगी तो वो 11th वाले सीरीज को देख सकता है जो अभी अपलोड हो रहा है। तो जिसको भी कैलकुलस में समस्या है या ग्राफ सीखने में है या बाइनोमियल, जो भी मैथमेटिकल टूल्स में दिक्कत है, वो 11th के सीरीज को भी देख सकता है। चलो ठीक है, वेक्टर भी उसमें आएगा। तो a डॉट बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग वेक्टर्स में सीख चुके हैं, जहां थीटा जो है दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी।
ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, थीटा जो है ए और बीच के बीच का एंगल है। तो यहां पे देखो ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, क्योंकि ये जो थीटा आ रहा है ना ये इन दोनों के डॉट की वजह से आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन हमने डेवलप कर दिया है, जो आपके सामने लिख दिया है। अच्छा, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ये माइनस जो इधर है वो इधर भी आ सकता है। इन दैट केस v इनिशियल माइनस v फाइनल हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बार इसको आप राइट डाउन कर लो, और यूनिफॉर्म फील्ड पे देखो मैं डिफरेंट केसेस बना के तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग अब उस यूनिफॉर्म फील्ड वाले रिलेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यूज करके देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखते जाओ आप अलग अलग एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल 1, अभी आप ढेर सारी चीजें देखोगे। एग्जाम्पल 1, तो मान लो कि अगर कहीं पे यूनिफॉर्म फील्ड है, तो मैं पहले यूनिफॉर्म फील्ड के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद फिर नॉन यूनिफॉर्म को भी डिस्कस कर लूंगा। तो देखो ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड हो गया, पैरेलल लाइंस हैं। अब इसमें तुम क्या कर रहे हो दोस्तों, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हो। तुम कहां से मूव करना शुरू किए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब इसमें हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलें तो मान लो ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ भी मान लो, मान लेते हैं x मान लेते हैं, है ना। तो चलो, तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने लिखा कि एज डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, क्योंकि ये फील्ड हम लोग क्या करके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म। मैं यहां लिख भी देता हूं यूनिफॉर्म। तो सीधी सी बात है, अब तुम A से चल के B पे पहुंचे, B इज द फाइनल, तो VV माइनस VA लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और इधर क्या हो जाएगा माइनस E एंड दिस इज DR। तो DR डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, x, है ना। तो हो जाएगा x, यानी यहां मैं लिख देता हूं कि मॉड ऑफ DR को हमने मान लिया है x। तो E इंटू एक्स इंटू cos 0। cos 0 क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देखो दोस्तों, VV माइनस VA इक्वल्स टू आ गया माइनस EX। अब एक बात तुम समझो, फाइनल में से इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों VB माइनस VA नेगेटिव का मतलब वो जीरो से छोटा हो गया, यानी ये जो सब्ट्रैक्शन आया दिस इज लेस देन जीरो। तो ऑटोमेटिकली आपका VA उधर चला गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे VB इज लेस देन VA। तो भाई एक बात समझो, इतना घुमा के भी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो चीज का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट वाला छोटा होगा इससे। तो वही बात यहां पे लिखी गई है कि यहां नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि A से B का पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। तो अब एक बात क्लियर हो गई यहां से कि अगर हम लोग फील्ड के अलोंग चलेंगे, दोस्तों ध्यान दो, अगर हम लोग फील्ड के अलोंग चलेंगे तो आगे आने वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, सोच के देखो क्या होगा, क्या होगा, घटेगा, क्योंकि A से B का पोटेंशियल कम है, तभी तो ये सब्ट्रैक्शन क्या निकल के आया है, नेगेटिव। तो हम लोग यहां एक रूल लिख सकते हैं कि इफ वी मूव along इलेक्ट्रिक फील्ड
potential of points will decrease. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स विल डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग फील्ड के अलोंग चलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल घट जाता है और वो डिफरेंस कितना से दिया जाएगा, माइनस ई एक्स। अगर ई अपने को पता है, एक्स अपने को पता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था कि अगर फील्ड के अलोंग चलेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फील्ड के अलोंग चलेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब यहां से एक देखो, एक टर्म अब हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ देर के बाद, वो देखना कितना इंपॉर्टेंट होगा। बस आप अभी फिलहाल ये ध्यान रखो कि फील्ड के अलोंग चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अच्छा, अगर मान लो ये बिल्कुल फील्ड के अलोंग चलने के बजाय हम लोग कुछ एंगल पे चलते तो क्या होता है, वो दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ वी मूव एट एन एंगल थीटा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर हम लोग किसी एंगल थीटा पे चलें फील्ड के साथ, और वो एंगल थीटा जो होना चाहिए वो थीटा होना चाहिए, ध्यान से देख लो, वो थीटा होना चाहिए दोस्तों 0 से ग्रेटर बट लेस देन 90, है ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो अब देखो, ध्यान देना, फिर से मैं डायग्राम बना दूं। ये रहा आपका, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यूनिफॉर्म, और आप कैसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो। इस बार ये रहा आपका ए पॉइंट, ये आपका रहा बी, और इस बार जो आप चल रहे हो, देखो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और आप जो चल रहे हो फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बनाते हुए, और ये थीटा बिल्कुल देख के तुम समझ सकते हो दिस इज इन बिटवीन 0 एंड 90। तो लेकिन तुमको पता है ना कॉस क्या होता है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है पॉजिटिव होता है। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 बीट कॉस पॉजिटिव होना है। तो फिर देखो हम लोग फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा V इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर, आगे माइनस लगाओ फॉर्मूला से। फाइनली हम लोग कहां पहुंच रहे हैं बच्चों, B पे, तो VV माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया x इंटू कॉस थीटा, है ना। अब वहां तो थीटा 0 लिया था हमने, क्यों लिया था 0, क्योंकि यहां फील्ड के लॉन्ग चल रहे थे, यहां एक सर्टेन एंगल, तो प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, 30 डिग्री 60 डिग्री जो दिया हुआ रहेगा आप यहां पुट कर लेना। लेकिन फिर सोचो आप, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, अगर ये तीनों प्लस है तो आगे वाला तो माइनस ही रह गया। इसका मतलब यहां भी आप ये समझ लो कि VV माइनस VA का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव बचा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगेन हम बोल सकते हैं कि VV स्मॉलर है VA से। तो एक बात समझो मेरी, अगर आप फील्ड के अलोंग चलो या फील्ड से सर्टेन एंगल जो कि 0 और 90 के बीच में है उस एंगल पे भी चलोगे तो भी पोटेंशियल आपका डिक्रीज करेगा। हालांकि वो कितना से डिक्रीज करेगा वो डिपेंड करेगा थीटा पे। जैसे यहां डिक्रीज किया है EX से, और यहां डिक्रीज करेगा कितने से, EX cos थीटा से। समझ गए ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से एक जनरल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, फील्ड के अलोंग चलें या फील्ड से किसी एंगल पे चलें जो कि लेस देन 90 है, तो हर पॉइंट, आने वाले पॉइंट का पोटेंशियल घटेगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लो। चलो, तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अभी तक हमने क्या किया, पहले हम लोग फील्ड के अलोंग चले, फिर फील्ड से किसी एंगल पे चले। अभी क्या करेंगे, हम लोग फील्ड के ना परपेंडिकुलर चलेंगे। ओके, तो चलो ठीक है, देखते हैं। पहले आप ये समझो कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म,
जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें हमने क्या किया इस बार हम लोग फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, ठीक है ना। तो उसको मैं लिख देता हूं ऊपर में पहले, इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग मूव करें परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर तुम चलते हो, मान लो यहां से यहां ये तुम चल रहे हो, ठीक है ना, यहां से यहां, तो मान लो ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है आपका बी। चलो ए से बी जा रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है, मूवमेंट हमारा ए से बी के लॉन्ग है और ये अपना क्या है फील्ड। तो अब आप देखो इस बार जो एंगल तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाते हैं फिर, अभी जो हमने सीखा डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ओके, फाइनली तुम पहुंचे कहां पे, वीबी पे, चले कहां से थे, वीए पे, तो ये हो गया ई डी आर कॉस 90। अब भाई देखो cos 90 की वैल्यू तो तुम्हें पता है ना, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि VB माइनस VA इक्वल्स टू दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, VB माइनस VB इक्वल्स टू VA। तो देखो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। यहां से हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सेम। अगर ए बी के बजाय बीच में सी भी ले लेते, डी भी ले लेते, कोई भी पॉइंट ले लो, फील्ड के, ध्यान से सुन लो, फील्ड के अगर परपेंडिकुलर चलोगे तो उन सभी पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे सेम। तो हम लोग यहां पे कंक्लूजन लिख देते हैं कि इफ वी मूव perpendicular to यूनिफॉर्म के बजाय कोई भी फील्ड, perpendicular to electric field, then potential of all points will have same value। अब तुम कहोगे कि सर आपने यूनिफॉर्म बोल के फिर उसको कैंसिल किया। अरे यार किसी भी, ये तो ठीक है हम लोग यूनिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तुम सोच के देखो ना, तुम्हारे फॉर्मूला में चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट करोगे और जब कभी भी डॉट करोगे तो कॉस आएगा, और अगर तुम परपेंडिकुलर चलोगे तो कॉस 90 तो आपको पता है ना 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने वो लिख दिया कि अगर कोई भी फील्ड के अगर आप परपेंडिकुलर चलते हो तो ऑटोमेटिकली उन सभी पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। ये अपना हो गया एग्जांपल नंबर 3। तो इसको जल्दी से राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग 4 पे पहुंचते हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। ओके, तो एग्जांपल 4 में क्या करना है बच्चों, देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। अब इसमें हम लोग लिखेंगे इफ वी मूव opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ऐसा है कि अभी तक हम लोग फील्ड के अलोंग चले, फील्ड से एक सर्टेन एंगल विच इज लेस देन 90 उस पे चले, फिर हम लोग फील्ड के परपेंडिकुलर चले। अब टाइम आ गया है कि फील्ड के अपोजिट चलने का। देखते हैं क्या होता है। मान लो कि फिर से आप EFLS ड्रॉ करो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। हालांकि ये किसी भी फील्ड के लिए वैलिड है, अगर अपोजिट चलने वाली बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म का मैं अलग से कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो फिर यहां पे अगर आप मान लो पॉइंट इस बार A यहां पे है और B यहां पे है, और तुम जो चल रहे हो ठीक अपोजिट A to B। आप देखो ध्यान से, A से B, और फील्ड आपकी किधर है राइट की तरफ, और आप चल रहे हो लेफ्ट की तरफ। तो अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा आर। तो देखो आखिर तुम A से चल के B पे पहुंचे हो,
तो लिखोगे VV माइनस VA और माइनस E DR और cos 180। cos 180 क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रही है बात तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट चल रहे हो, तो अपोजिट चलोगे भाई तो दोनों के बीच का एंगल तो 180 ही होगा ना, तो cos 180। तो cos 180 कितना होता है? -1। तो अब सोचो, तो ये यहां पे आ गया VV माइनस VA और यहां से -1, तो EDR इंटू -1। अब ये माइनस माइनस क्या कर दिया? प्लस। तो अब यहां से देखते हैं, तो यहां से क्या निकल के आएगा? तो VV माइनस VA इक्वल टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट या A से B तक के डिस्टेंस को मान लेते हैं x, तो जहां dr लिखा हुआ है वहां x भी लिख सकते हैं। तो VV माइनस VA इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों? EX। तो यू कैन सी कि ये जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का, वो डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है? EX के इक्वल आ रहा है, विच इज समथिंग पॉजिटिव। तो सोचो, दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ जाए तो सर्टेनली ये जो फाइनल VV है ये ग्रेटर किससे होगा? VA से। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर A से चलें B की ओर फील्ड के अपोजिट, तो इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये बात तो खैर हम लोग फर्स्ट केस से भी समझ सकते थे कि फील्ड के अलोंग चलने पे अगर डिक्रीज होगा तो फील्ड के अपोजिट चलने पे बढ़ेगा। तो उसको मैंने मैथमेटिकली आपके सामने इस तरीके से दिखाया है। तो इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं लिख दूं कि इफ वी मूव opposite to electric field, then potential of points will increase, है ना? तो पॉइंट्स की जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो रही होगी दोस्तों? इंक्रीज हो रही होगी। ये बात आप समझ लो। फिर तुम्हारे दिमाग में एक और बात और आ रही होगी जो मुझे लगता है कि आप कहोगे कि सर एक वो भी केस बना दीजिए जिसमें एंगल 90 to 180 है। तो डेफिनेटली मैं बना के दिखाता हूं। ये लास्ट केस होगा, एग्जाम्पल 4 के बजाय 5। ओके, अब देखो, अगर हम लोग थीटा जो लें, यहां पे अगर हम लोग थीटा जो अज्यूम करें, इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, है ना? 90 और 180 के बीच में हो। इसमें तो थीटा 180 हो गया था भाई। तो एक काम करते हैं, अगर 90 और 180 के बीच में होगा तो आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट दिखने वाला नहीं है। आप देखो कैसे, जैसे मान लो आप इस केस में ऐसे चल रहे होगे ना, ये आपका पॉइंट A है और A से आपने चलना शुरू किया कहां तक के लिए? B के लिए। तो ये आपका पॉइंट हो गया। तो A से B तक अगर आप मूव करोगे, बच्चों ध्यान से देखो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये फील्ड है आपकी, तो आपको ये एंगल दिख रहा होगा। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है, दिस इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। लेकिन तुम तो पता है ना तुमको कि cos जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये एंगल जो है वो किस में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आपका cos क्या होता है? नेगेटिव। तो आप यहां से क्या लिखोगे? आप यहां से सीधी सी बात ये लिखोगे, VB माइनस VA इक्वल टू माइनस EDR cos थीटा। और ये जो cos थीटा है ये आपका आएगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो भाई ऐसी बात है कि यहां भी अगर आप देखें, तो VB माइनस VA इक्वल टू EDR आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ऑटोमेटिकली अगर ये प्लस है तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई ना भाई कि VB जो है वो ग्रेटर हो गया VA से। तो देखो, चाहे तुम एकदम अपोजिट चलो, ठीक है, DR की जगह DR ये डिस्टेंस को x मान ले तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा? ये cos थीटा भी तो रहेगा। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका EX cos थीटा। ओके, तो ये पॉजिटिव ही रहा। तो
तो देखो अब या तो फील्ड के तुम अपोजिट चलो, ठीक है ना, फील्ड के अपोजिट चलो या फील्ड से एक सर्टेन एंगल पे चलो जो कि आपका 90 और 180 के बीच में हो, इन दैट केस पोटेंशियल आपका बढ़ेगा। समझ गए ना बात को? तो इस तरीके से ये 5 केसेस के जो आउटकम है इसको आप दिमाग में रखो। ये 5 केसेस के जो आउटकम है ये आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों उन 5 केसेस को, उन 5 एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखेंगे कि फील्ड में किधर मूव करने पे पोटेंशियल का वेरिएशन किस प्रकार से होता है ना। और इससे आपको क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव और ढेर सारे क्वेश्चंस में काफी मदद मिलेगी। चलो अब यहां से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो आगे चल के हमें इलेक्ट्रिसिटी में भी मदद करने वाली है। अब देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मान लो कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरीके से, ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के में 2 चार्जेस रखे गए। 2 बार मैं अलग अलग बना के दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज को रखा। जस्ट इमेजिन करो अगर प्लस क्यू चार्ज को आपने रिलीज किया तो पहले तो समझ लो कि फील्ड में अगर कोई होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है और फोर्स होता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो Q अगर आपका पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पैरेलल। मतलब कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके ऊपर फोर्स भी उधर ही लगेगा। तो हमने कई बार इस बात को समझ रखा है पहले से कि पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है उस पर फोर्स फील्ड के लॉन्ग लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये मूव भी किधर करेगा? फील्ड के एलॉन्ग। किधर मूव करेगा? फील्ड के एलॉन्ग। तो अगर ये फील्ड के एलॉन्ग चलेगा तो अब आज ही हमने सीखा कि फील्ड के एलॉन्ग पोटेंशियल घटता है। तो तुम खुद सोचो अगर ये चार्ज जो कि प्लस क्यू है अभी फिलहाल मान लो ये पॉइंट ए पे है, तो कुछ देर के बाद ये आगे बढ़ के पॉइंट बी पे पहुंचेगा क्योंकि फोर्स किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो इससे क्या होगी कि जब ये आगे जा रहा होगा पॉइंट ए से कहां जा रहा होगा? पॉइंट बी पे। ये कहां जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा। तो सीधी सी बात है पॉइंट बी का पोटेंशियल ए के कंपेयर में क्या होगा? कम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे गया, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सुनो मेरी बात, पहले हम लोग पढ़ते थे कि पॉजिटिव चार्ज, पहले मैं यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव along इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखेंगे? आज सेम चीज, ये फील्ड के अकॉर्डिंग हमने पहले से सीख रखा है कि फील्ड के लॉन्ग फोर्स लगेगा, और आज हमने सीखा कि फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बच्चों इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे आज से कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने की। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा प्रेफर करता है उस पॉइंट से दूर जाने का जिस पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा है। वो हमेशा चाहता है कैसे पोटेंशियल के पास जाने का? जो लो है। समझ गए ना? ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसी में आप देखते हैं नेगेटिव चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, और अगर हम लोग यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रखें -Q, तो खुद सोच के देखो। अब ये भी पॉइंट मान लो ए,
तो पहले फोर्स वाले मेथड से सोचते हैं, हम लोग पहले से जानते हैं इस बात को लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। तो फोर्स वाले मेथड से देखें तो F इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब ये वेक्टर फॉर्म में तो आपको साइन रखना पड़ेगा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो साइन रखना पड़ेगा। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि F जो होगा वो अपोजिट होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो सीधी सी बात है कि देखो अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे फील्ड में तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ठीक फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स अगर इधर लगेगा तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज आपको फील्ड के अपोजिट मूव करेगा। और मान लो अपोजिट मूव करके वो ए से बी तक पहुंच गया। तो आज ही हमने सीखा है भाई कि फील्ड के अपोजिट चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, जिस तरीके से हमने लिखा कि पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे टर्म्स में लिखा हमने हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहां तो ठीक इसका रिवर्स हम लोग को लिखना होगा। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहां लिखेंगे नेगेटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू मूव opposite to electric field and move from low potential to high potential, है ना दोस्तों। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है फील्ड के अलोंग चलने की, मतलब कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है फील्ड के अपोजिट चलने की, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये हाई से लो और वो लो से हाई। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तक ये हमें मदद करेगा, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखिए। तो एक बार राइट डाउन कर लीजिए इसको। तो दोस्तों अब इस पोटेंशियल के इस वेरिएशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देख सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, तो आपने पॉइंट चार्ज की वजह से जो EFLS देखा होगा, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अब खुद सोच के देखो, अगर तुम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाते हो, तो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम जो है फील्ड के अलोंग चल रहे हो। तो फील्ड के अलोंग चल रहे हो तो देखो भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है KQ/R। तो अगर A पॉइंट की बात करोगे तो VA इक्वल टू KQ/RA, वेयर RA इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम Q चार्ज। और VB की बात करोगे तो ये हो जाएगा KQ/RB। तब तुम खुद देख रहे हो कि अगर तुम जैसे जैसे दूर जाओगे, यानी फील्ड के अलोंग जाओगे, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चलते हो तो आपका क्या होगा, R इंक्रीज करेगा, और R इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये डिनोमिनेटर में है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म, जबकि इसका फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में भी ये चीजें वैलिड हैं कि फील्ड के अलोंग चलने पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। और वही फील्ड के अपोजिट चलेंगे, अगर मान लो कि R आपका डिक्रीज हो रहा होता है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल बढ़ रहा होता। R डिक्रीज करने का मतलब है फील्ड के अपोजिट चलना। अब अगर यही बात तुम कहोगे नेगेटिव चार्ज के रिलेटिव बता दीजिए, तो वो भी मैं बता देता हूं। नेगेटिव चार्ज के केस में देखो, इस तरीके से EFLS ड्रॉ करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे लाइनें आके टर्मिनेट होती हैं। तो अब तुम खुद सोच के बताओ, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले सोचो। अगर इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया,
अब ये लाइनें देखो यहां पे आके खत्म हो रही है। अब सोचो कि अगर कोई यहां पे मान लो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, कोई तुमसे पूछे कि कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो अगर तुमने कॉन्सेप्ट्स को सही से पढ़ा है तब तो तुम बोलोगे फील्ड के अलोंग ये हुआ। तो पहले ही तुम बोल सकते हो दोस्तों कि भाई यहां पे VD इज स्मॉलर देन VC, क्योंकि फील्ड के अलोंग चलना यहां पे ऐसे होगा, तो फील्ड के अलोंग चलने पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन तुम फिर वही डिस्टेंस वाली बात यहां जो देखे हो वो वहां सोचने लगोगे। तो देखो भाई यार ध्यान से देखो यहां पे क्या होगा। यहां पे अगर बात करेंगे तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है और पोटेंशियल लिखते समय तुम क्या लिखोगे, VC इक्वल टू लिखोगे माइनस KQ बाई RC, और VD लिखते समय क्या लिखोगे, KQ बाई RD। तो नेगेटिव चार्ज में तुम जाके देखो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज के केस में जैसे जैसे R डिक्रीज होता है वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। समझ गए ना, क्योंकि यहां पे आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। R डिक्रीज होने से न्यूमेरिकली ये बढ़ेगा लेकिन आगे नेगेटिव की वजह से घटेगा। तो भैया ऐसा है कि जैसे जैसे, तो इतना झंझट में क्यों पढ़ना है तुम्हें, तुम बस एक बात आज से याद रखो ना कि फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल घटेगा। जैसे फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे चले पोटेंशियल घटा, फील्ड के अपोजिट चलते पोटेंशियल बढ़ता। यहां भी देखो फील्ड के अलोंग चलेंगे यानी C से D पे गए, D का पोटेंशियल कम है ना। तो सीधी सी बात है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मतलब इस बात से नहीं है, मतलब इस बात से है कि फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, फील्ड के अपोजिट चलोगे पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी यहां फील्ड के अलोंग ऐसे चलना हुआ, यहां फील्ड के अलोंग ऐसे चलना हुआ, और अलोंग जब भी चलेंगे पोटेंशियल घटेगा, अपोजिट चलने पे पोटेंशियल बढ़ेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म फील्ड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन डेवलप करेंगे। इसका थोड़ा आइडिया हम लोग को वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते समय भी मैंने आपको दिया था, बस समझो कि उसी का थोड़ा डिटेल यहां पे किया जाएगा। तो आप समझो, पहले आज सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा था, अब देखा ध्यान से समझना, अभी मैं रिलेशन डेवलप करूंगा जिसके बेसिस पे हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो जैसे देखो, एज वी नो दैट जो आज हमने सीखा, क्या सीखा, डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr, यही सीखा। तो डेल्टा V जहां एक लार्ज सिग्निफिकेंट चेंज है, अगर ये चेंज बहुत छोटा हो, मतलब कि डेल्टा V के बजाय ये क्या हो जाए dV, इन डिफरेंशियल, इसी को बोलेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। अगर ये छोटा चेंज होगा तो फिर तो इंटीग्रेट करने का भी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब छोटा चेंज के लिए दोस्तों इंटीग्रेशन हटा दो और ये सीधा हो जाएगा E इंटू dr। मतलब समझो मेरी बात को कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये एक लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्प्लेसमेंट कवर करने पे ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब आएगा, ये फॉर्मूला आएगा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr चलने पे। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है बच्चों, डिफरेंशियल फॉर्म। अब तुम खुद देखो, तो फिर अगर मान लो डॉट प्रोडक्ट है, इसको सॉल्व करते हैं तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E dr cos थीटा। इसको अगर डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो देखो कैसे दिखाएंगे। मान लो कि एक सेकंड के लिए ऐसा मान लो कि आपका ये डिस्प्लेसमेंट इधर dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे, रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। मान लो फील्ड ऐसे है और तुम मूव इधर कर रहे हो, है ना,
तो तुम मूव छोटा सा किए इधर, और ये एंगल है थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये थीटा जो एंगल है किससे किसके बीच का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में। अब जरा एक बात समझना, तुम इस डीवी ई डी आर कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, डीवी, ठीक है, माइनस डी आर और ई कॉस थीटा एक साथ लिख दो। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा रीअरेंज कर दिया हमने और तो कुछ किया नहीं है। अब जरा ना इस ई कॉस थीटा पे ध्यान दो। अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हम तोड़ते, ध्यान से सुनो वेक्टर, अभी मैं लिखूंगा लेकिन फिर मिटा दूंगा। देखो जैसे ये ए है, ये बी है और ये एंगल थीटा है। अगर तुमसे कोई पूछे ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग कितना होगा, तो तुम्हें यही तो बताया गया है कि ए कॉस थीटा। अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए किसी के लॉन्ग, तो सीधा जो एंगल बन रहा है उसका कॉस से ए को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये ए कॉस थीटा जो हो गया, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये ए का कंपोनेंट किसके लॉन्ग हो गया, बी। तो ठीक इसी तरीके से ये ई है, तो ई का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग क्या होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि ई कॉस थीटा जो है, मैं यहां छोटा सा लिख दे रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग डी आर। ध्यान से देखो, ये ई कॉस थीटा जो है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो भाई अब एक बात समझो, आप ना डी आर को इधर ले आओ और माइनस को भी इधर ले आओ, तो देखो इधर क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आर पोजीशन है या डी आर पूरा बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट है, तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देगा, नथिंग बट दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग है। मतलब माइनस डीवी बाई डी आर। इसको दोस्तों ना एक नाम और देते हैं, इसको हम लोग ना पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। या ऐसे बोलो मैथमेटिकली, व्हाट इज दिस, मैथमेटिकली दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो दिस विल गिव यू क्या, दिस विल गिव यू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डी आर। अब इस चीज को समझो, इसका क्या फायदा हम लोग उठाएंगे। ये मैं मिटा देता हूं, ये आपको आता ही है, पहले से जानते हैं आप इसको। मैं इसको कैसे फायदा उठाऊंगा, सो देखो, मान लो कितना सिंपल है ये। मान लो कि अगर आपने इफ पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स के फंक्शन में, मान लो कि किसी स्पेस में जो पोटेंशियल है वो एक्स कोऑर्डिनेट के फंक्शन में दिया हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इससे क्या फायदा हमको मिलने वाला। अगर पोटेंशियल किसके फंक्शन में दिया हुआ है, एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, और आप इस पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में और उसके आगे माइनस लगा दोगे, तो दिस विल गिव यू ई एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एक्स के फंक्शन में दिया हुआ है, एक्स वेयर एक्स इज कोऑर्डिनेट, मतलब किसी स्पेस में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बदलेगा, तो मान लो पोटेंशियल किसके फंक्शन में दिया हुआ है, एक्स के फंक्शन में, और अगर पोटेंशियल को तुम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके आगे माइनस लगाओगे, दिस विल गिव यू नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक इस तरीके से ही इफ v इज फंक्शन ऑफ y, अगर पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, y का फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करने का, उसमें आप क्या करोगे, dv बाई dy, यानी पोटेंशियल को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आगे माइनस करोगे, दिस विल गिव यू ey। ओके दोस्तों, चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगर इफ पोटेंशियल z के फॉर्म में दिया हुआ है, किसके फॉर्म में दिया हुआ है, z एक्सिस, z कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो उस केस में अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, दैट इज माइनस dv बाई dz,
तो ये व्हाट यू विल गेट Ez। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अगर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम उस एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे मैं एग्जांपल बना के, एग्जांपल सॉल्व करके, न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं, तब आपको और कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आएगा। ओके, तो पहले आप एक बार इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग के सामने जो इक्वेशन निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों? तो अगर हम लोग पोटेंशियल को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल गिव यू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, है ना? तो एक काम करते हैं, इस तरीके से ही अपना क्या निकल गया था, dv बाई dx इक्वल टू ex, फिर आया था dv बाई dy इक्वल टू ey। ओके, इसी तरीके से आया dv बाई dz इक्वल टू ez। इतना सारा इक्वेशन निकल के आया। इसको e cos थीटा की जगह हम लोग E नॉट भी लिख देते हैं। E नॉट का मतलब समझ गए, E नॉट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग r। अब यहां से और क्या क्या सीख सकते हैं हम लोग? अब जैसे देखो, इसका एक और एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर मान लो तुम्हें, जैसा कि फॉर्मूला हमारा आया था, डेल्टा V इक्वल्स टू E डॉट dr, ठीक है, जहां पे E क्या था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और dr क्या था डिस्प्लेसमेंट। अब तुम जानते हो कि अगर किसी भी वेक्टर को, ध्यान से सुनो, वेक्टर को ये बोल सकते हैं, मान लो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट मौजूद हों, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल्स टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तीनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट E होगा। ठीक इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट dr का मतलब हुआ कि वो पार्टिकल मान लो वहां पे स्पेस में कहीं कहीं भी चल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के भी तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट इज dxi प्लस dyj प्लस dzk। ओके दोस्तों, तो अगर हम लोग E के जगह ये पुट करते हैं EXI प्लस EYJ प्लस EZK, ओके, और डॉट कर दें किसके साथ? तो डॉट कर दें हम लोग यहां पे dr की जगह क्या लिख देंगे, dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब देखो दोस्तों, अब डॉट करो, i को i के साथ, j को j के साथ, इस तरीके से i डॉट i 1 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j 0 होगा, i डॉट k 0 होगा, j डॉट i 0 होगा, j डॉट j 1 होगा। तो इसको सॉल्व, सॉरी ये एरो नहीं होगा, तो दोस्तों डेल्टा v बराबर क्या निकल के आ जाएगा? सीधी सी बात देखो, ये आ जाएगा आपका ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। आ रही है बात समझ में? कैसे हुआ? तो i 1 हुआ, j 1 हुआ, k 1 हुआ, ठीक है ना, बाकी के साथ डॉट क्या हो जाता है 0। समझ गए ना, i डॉट j क्या हो जाएगा 0। फिर चाहो तो तुम इनको सेपरेट भी कर सकते हो, तुम इनको सेपरेट भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। तो डेल्टा v इक्वल्स टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं ex dx प्लस ey dy, इंटीग्रेशन का रूल है ये, अगर ये सारे टर्म्स प्लस में है तो सबको आप अलग भी कर सकते हो, और ez dz। तो मान लो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, वहां पे चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ये सारा फॉर्मूला काफी काम का है ना दोस्तों? तो इसको आप एक बार राइट डाउन कर लो, ढंग से इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसको राइट डाउन कर लो ठीक से। तो दोस्तों यहां पे 2 पॉइंट्स और बनाए जा सकते हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो कि माइनस dv बाई dr इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट।
तो इसको लिख सकते हैं dv/dr इक्वल टू माइनस ई नॉट। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अगर मान लो इस एक्सिस पे v यानी पोटेंशियल दे दिया जाए और इस पे आपका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, अगर इनके बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करे, ठीक है, मान लो ये ग्राफ ड्रॉ किया और किसी पॉइंट पे अगर स्लोप ड्रॉ करे, ग्राफ में जिसको दिक्कत होगा वो मैथमेटिकल टूल जो उसमें 11th वाले में जाके देख सकते हो, वहां पे आएगा। तो मान लो ये स्लोप ड्रॉ किया हमने। अब ये स्लोप हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स से, ये जो स्लोप tan थीटा है, tan थीटा होता है स्लोप, और ये स्लोप जो ग्राफ का होता है ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है dv/dr, और यानी dy/dx। तो y एक्सिस पे v है और यहां पे आपका क्या है x एक्सिस, तो dv/dr क्या दे देगा आपको, अल्टीमेटली ये इट विल गिव यू माइनस ई नॉट। तो दोस्तों याद रखना, v और r के बीच का जो स्लोप होगा दैट विल गिव यू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे इसको डिस्कस किए। अब इस पे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कंडक्टर्स वगैरह में। और रही बात इसके ऊपर एक होमवर्क, तो कुछ होमवर्क मैं दे देता हूं इसके ऊपर, ताकि आज जितना ही फॉर्मूला बनाया हमने डिराइव किया उन सभी के ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस को बनाओ। तो ये क्वेश्चन आप HC वर्मा से आप बना सकते हो, उसमें इसके अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो HC वर्मा में क्वेश्चन जो आपका नंबर है जो आप सॉल्व कर सकते हो वो आप सॉल्व कर लेना, आई थिंक 54 टू 61 सॉल्व करना आप, ठीक है ना। आप सिर्फ निश्चित तौर पे इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, कुछ नहीं भी बन सकते। तो और पेज नंबर मैं लिख देता हूं, पेज नंबर है 123 12th के पोर्शन में सेकेंड पार्ट, 12th पार्ट में वर्क पेज नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर 54 से 61 ट्राई करना। पोटेंशियल और इस रिलेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने वो नंबर आपको दे दिया। उसके बीच वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व होगा, और जो नहीं होगा मैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ही। इसके अलावे इस EDR का जो एप्लीकेशन है वो आप देखिएगा, कितना एप्लीकेशन हम लोग के एग्जाम में या क्वेश्चंस में या फिर पूरे चीजों को समझने में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको राइट डाउन कर लो और ये होमवर्क है ये जरूर आप सॉल्व करना। ओके, ठीक है, जो नहीं सॉल्व होगा वो मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक, ओके।